हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो पूरा आपका एक साथ पूरा प्रैक्टिस सेट जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं 1 से लेकर के 125 तक, और इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी मैं स्टार्ट करूँगी वो टॉपिक वाइज, जैसे कि बच्चों की डिमांड है कि टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस बनाइए, तो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को बनाऊँगी। ओके, तो अगर पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मेरा बनाने का पर्पस पूरा हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? रेशे कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं, रेशे पाचन में सहायक होते हैं, रेशे पोषण में सहायक होते हैं, या दूसरा और तीसरा? तो जो आपका पहला प्रश्न है उसमें क्या है कि रेशे किस में सहायक होते हैं? पोषण में सहायक नहीं होते हैं, तो आप दूसरे और तीसरे पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा जो है, रेशे पाचन में सहायक होते हैं, क्योंकि जो हम फाइबर युक्त फूड खाते हैं तो वो उससे क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहता है। जैसे हमारे ओट्स है, ओट्स है, हम ओट्स खाते हैं तो उसमें भी बहुत ही अच्छा फाइबर हम खाते हैं, सैलेड खाते हैं और इस तरह के फ्रूट्स खाते हैं, उसमें भी रफेज होता है, तो वो सब क्या है, वो सारे रेशे के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करती है कार्बोज को शुगर में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, प्रोटीन को पेप्टोन में, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो किसको करती है? ये प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है किसमें? ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है वो लीवर में, मांसपेशियों में, लीवर एवं मांसपेशियों में एवं दिल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन जो संग्रहित होता है, स्टोर होता है, वो कहाँ पर? लीवर में स्टोर होता है। अगला प्रश्न है, आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है काइम, विली, रस, पेप्सिन। तो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। अगला प्रश्न है, यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का संग्रह करना, अग्नाशय का स्राव बनाना, पित्त बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त बनाना होता है, और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जठर रस किसे पचाता है? केवल वसा को, वसा और प्रोटीन को, दोनों को, केवल प्रोटीन को, इनमें से कोई नहीं। तो जठर रस जो होता है वो किसको पचाता है? वो केवल प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्त रस में, जठर रस में, लार में या अग्नाशय में? तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? या अग्नाशय में जठर रस में पाया जाता है। जो पेप्सिन एंजाइम है वो जठर रस में पाया जाता है। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? 20 औंस, 40 औंस, 70 औंस या 10 औंस? तो ये सब क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप इसको बिल्कुल रट्टा मार लें। 40 औंस पित्त तैयार होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में सम्मिलित होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा पाचन होता है तो वो कहाँ पर? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में, पैंक्रियाज में। तो जो पाचन क्रिया सबसे ज़्यादा जहाँ पर की जाती होती है वो कहाँ? हमारे छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संपूर्ण शरीर में दूषित रक्त एकत्रित करती हैं शिराएं, धमनी, केशवाहिकाएं या कोशा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दूषित रक्त एकत्रित करने का कार्य कौन करती हैं? शिराएं करती हैं। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध। खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य संघनता जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है? फास्टिंग ग्लूकोज यहाँ पर पूछ रहा है। 110 से 120 अपॉन 100 mg और 70 से 110 अपॉन 100 mg और फिर 120 से 130, फिर उसके बाद है आपका ग्रेटर देन 130 mg पर 100 ml। हाँ, पर 100 ml में कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 110 से 120 फास्टिंग शुगर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर होता है। रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित मतलब कितना हो तो गड़बड़ नहीं है, तो वांछित स्तर कितना होता है? तो यहाँ पर ये होता है आपका ग्रेटर देन 2 mg
पर DL, और ये 200 से 240 mg पर DL, 240 से 300 mg पर DL, और यहाँ पर है लेस देन 300 mg पर DL। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 से 240 mg पर DL। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका प्रश्न कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर कितना होता है, तो यहाँ पर 200 से 240 mg पर DL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन विटामिन के है, और ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के नाम से भी यह जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से घटक हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं? विटामिन सी, लौह, विटामिन B12 और प्रोटीन। देखिए यहाँ पर कूट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन से घटक हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न में आपके है जो, तो हम यहाँ पर विटामिन सी जो है वो भी, लौ भी, विटामिन B12 हम जानते हैं पर्नीशियस अनीमिया से, इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है। अनीमिया मतलब ही खून की कमी होता है। और प्रोटीन हीम और आयरन तो होता ही होता है, साथ में यहाँ पर देखिए पहला आपका दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तो आपको एकदम कंफर्म है। तो किसी ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है कि दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर विटामिन सी भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और यहाँ पर सभी सही हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? विटामिन सी, लौ, विटामिन B12 और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं? गोल आकार की, चपटी आकार की, अनियमित आकार की या बेलना आकार की? तो श्वेत रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं? अनियमित आकार की होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स के बारे में कह रहा है। फिर अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, इनमें से सभी। तो प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है वो ग्लोब्युलिन भी, एल्ब्यूमिन भी और फाइब्रिनोजन भी है। ठीक है, तो ये इनमें से सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है। लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है प्रति घन रक्त में? तो यहाँ पर जो पूछ रहा है उसमें ऑप्शन में है 50 लाख है, 50 करोड़ है, 5 लाख है, इनमें से कोई नहीं है। तो प्रति घन मिलीमीटर में लाल रक्त कणों की संख्या जो होती है वो होती है 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख होती है। ये मैक्सिमम पूछ रहा है। रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है, चोट लगने पर रक्त को जमाना, चोट लगने पर दर्द को जमाना, स्पर्श करने पर गुदगुदी होना या पसीना निकालना। तो जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उनका क्या कार्य होता है? चोट लगने पर रक्त पट्टिकाओं को, रक्त को जमाने का कार्य होता है। ठीक, फिर उसके बाद मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है। मिर्गी, मस्तिष्क की क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता क्या होती है? मिर्गी होती है, मांसपेशीय दुर्विकास हो जाता है, मस्तिष्क पक्षाघात हो जाता है या गठिया हो जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मस्तिष्क पक्षाघात हो जाता है। क्या हो जाता है? मस्तिष्क पक्षाघात हो जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाया जाने वाला ऊर्जा कहलाती है? स्नायु ऊतक, ऐच्छिक, पेशीय, उपकला। तो मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो वह जो है वह आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है स्नायु ऊतक, स्नायु ऊतक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के भाग हैं बृहत मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी। तो हम सभी जानते हैं मस्तिष्क के ये सारे भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ये जो क्वेश्चन है, मस्तिष्क के भाग कौन से? बृहत है, लघु है, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहा है, का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, केशु रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशु रज्जु में। ठीक है, कहाँ पर? प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? केशु रज्जु में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? तो वहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 13 है, 31 है, 33 है और
23 है। तो कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? 33 जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं। कितनी? 33 जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केशु रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? तो 33 जोड़ियाँ। निकट दृष्टि दोष का लक्षण है अनुवांशिक, आंखों पर सूजन, आंखों पर अधिक जोर पड़ना, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी निकट दृष्टि दोष के लक्षण है। कौन कौन से? उपरोक्त सभी निकट दृष्टि दोष के लक्षण है। ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कॉक्लिया की रचना किस प्रकार की होती है? लंबी गुहा के रूप में, टेढ़ी मेढ़ी तंग गली के रूप में, एक सर्पिल ट्यूब के समान, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है, एक सर्पिल ट्यूब के रूप में कॉक्लिया की रचना होती है। ये कान की बात हो रही है। अगला है, बोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, बड़ियार। तो बोमेन कैप्सूल जो है ये गुर्दे के अंग का एक हिस्सा है। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है? ब्लड छन करके प्यूरिफाई होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? मतलब कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट पूछ रहा है वृक्क की, मतलब गुर्दे की। और बोमेन कैप्सूल है, मेल्पिजियन, कार्पस है, पिरामिड है और नेफ्रॉन है। तो यहाँ पर आपका नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग द्वारा स्रावित होता है। एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग किसके द्वारा स्रावित होता है? तो या अमाशय के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, हृदय के द्वारा या वृक्क के द्वारा? तो या वृक्क के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला है, थोड़ा क्वेश्चंस 125 ज़्यादा हैं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैंने स्पीड रखी है। प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है, जो क्या कहलाती है? न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन, अम्ल, औषधि। तो वो क्या कहलाती है? वो नेफ्रॉन कहलाती है। अगला है, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डॉट के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। नयन के, फेफड़े के, हृदय के, गुर्दे के। तो जो डायलिसिस प्रक्रिया है वो क्या? गुर्दे के मतलब हम जानते हैं डायलिसिस में क्या करते हैं? ब्लड चेंज करते हैं ना। तो ये गुर्दे के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है डायलिसिस में। गुर्दा एक स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारण कहते हैं। गुर्दा क्या चीज़ स्रावित करता है? तो वहाँ पर गुर्दा आपका जो है वह एक एंजाइम स्रावित करता है, या रसायन स्रावित करता है, अम्ल स्रावित करता है, या हार्मोन स्रावित करता है। तो यहाँ पर गुर्दा जो है वो क्या स्रावित करता है? वह एक हार्मोन स्रावित करता है। गैस्ट्रिन एवं डिओडिनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। कम रेशे एवं ब्लेंडेड आहार, गैस्ट्रिक जो मतलब गैस्ट्रिक पेशेंट होते हैं, या डिओडिनम अल्सर जिसको कि मतलब आंतों में अल्सर हो जाता है, उसके बात कर रहे हैं कि क्या किस तरह दिया जाता है। कम रेशे वाला ब्लेंड आहार, उच्च रेशे वाला कम वसायुक्त आहार, प्रतिरोधी दवाइयाँ, उच्च रेशे वाला आहार। तो वहाँ पर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि जो गैस्ट्रिक डिओडिनम है उसमें क्या हो जाता है, जो उनको दिया जाता है, किस तरह का आहार दिया जाता है? कम वसा युक्त आहार तो देंगे ही, लेकिन रेशा उसमें ज़्यादा नहीं रहेगा। कम रेशे वाला ब्लेंड आहार और उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी, तो इसलिए प्रतिरोधी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कम रेशे एवं ब्लेंडेड आहार। तो यहाँ पर जो प्रतिरोधी दवाइयाँ जो आंसर में दे रहा है, प्रतिरोधी दवाइयाँ दे रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधी दवाइयाँ। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, टाइफाइड रोग का कारण क्या है? दूषित जल, दूषित हवा, दूषित भोजन, ये सभी। तो टाइफाइड रोग का कारण क्या हो जाएगा? आपका दूषित भोजन। टाइफाइड रोग जो हो जाता है वो किसके कारण हो जाता है? दूषित भोजन के कारण हो जाता है। इसमें एक मिनट, गुर्दा एक स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक कहते हैं। तो उसको हार्मोन नहीं, एंजाइम रहेगा। ठीक है, वहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एंजाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और गैस्ट्रिक डिओडिनम में आपका क्या था? एक मिनट, गैस्ट्रिक एवं डिओडिनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। तो ये जो गैस्ट्रिक डिओडिनम है और
इसके इलाज में जो दिया जाता है वो आपका हो जाएगा, वहाँ पर रहेगा उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट माना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। आज थोड़ा डिस्टरबेंस है, इस वजह से थोड़ा सा। उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगला है हमारा टाइफाइड रोग का कारण है दूषित जल, दूषित हवा, दूषित भोजन, ये सभी। तो टाइफाइड रोग जो है वो किसके कारण हो जाता है, टाइफाइड रोग जो है वो हो जाता है हमारा दूषित जल के कारण। ठीक, दूषित जल के कारण कौन सा रोग हो जाता है, टाइफाइड रोग हो जाता है। बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया है किसने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पाश्चर ने, ल्यूवेनहॉक में, इनमें से सभी। तो जो ये इन्होंने कहा है बीमारी का जीवाणु का सिद्धांत, ये किसने दिया है, तो ये दिया है जो है आपका लुई पाश्चर महोदय ने। किसने, लुई पाश्चर ने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्स से बचाव केवल इससे सफल हो सकता है, विवाह से, शिक्षा से, नियंत्रण से, जागरूकता से। तो एड्स से बचाव किससे सफल हो सकता है, जागरूकता से ही सफल हो सकता है। जब हम जानेंगे कि एड्स किन किन कारणों से फैलता है तो उसकी जागरूकता हमको होगी, तभी इसको ये ख़त्म हो सकता है। काली खांसी से होता है, एन मेनिंजाइटिस, एम निमोनिया, ए पायोजीन्स और बी पर्टुसिस। तो काली खांसी से क्या होता है, बी पर्टुसिस। काली खांसी किससे होती है, बी पर्टुसिस नामक जीवाणु से होती है। ज्वर किस रोग में नहीं होता, क्षय रोग में, जुकाम में, टाइफाइड में, ये सभी में। तो जो ज्वर होता है वो जुकाम में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त किस बीमारी के लक्षण हैं, तो चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त अमीबी पेचिस के, दंदाणु पेचिस के, हैजा के, इनमें से सभी। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हैजा हो जाएगा। और जो पेचिश होती है उसके 2 प्रकार होते हैं, एक अमीबिक पेचिश होती है और एक दंडाणु पेचिश होती है। मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है, सीसी मक्खी से, मादा एनाफिलिस से, साल्मोनेला जीवाणु से, इनमें से सभी से। तो मलेरिया रोग किससे, मादा एनाफिलिस नामक मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करती है, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, यह अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए इसीलिए आवश्यक है। और ग्लोब्यूमिन क्या है, एक प्रोटीन है। अगला है डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं, बैसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय एवं गुर्दे प्रभावित होते हैं, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये डिप्थीरिया के ही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रेबीज़ के लक्षण है कुत्ते की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाता है, उपरोक्त सभी रेबीज के लक्षण हैं। कुष्ठ रोग फैलता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से और प्लाज्मोडियम से, वैसिलस से, उपरोक्त सभी से। तो कुष्ठ रोग किससे फैलता है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु फैलाता है क्या, विब्रियो कॉलरी नाम से ही आप याद रखेंगे क्या फैलाता है, टाइफाइड, पैराटाइफाइड बी, हैजा, मलेरिया। तो क्या फैलाता है, ये हैजा फैलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अमीबिक पेचिस फैलाने का कारण है अमीबा, बैसिलस, बैसिलरी, साल्मोनेला। तो जो अमीबी पेचिस है किसके कारण फैलती है, अभी हमने बताया था पेचिस 2 प्रकार की, तो ये अमीबा से फैलती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं, उद्भव शक्ति कहते हैं, निसंक्रामक कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
मिथाइन विषाक्तता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? मिथाइन विषाक्तता के उपचार के लिए, जैसे मतलब कि अगर जहर हो गया तो उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथाइल अल्कोहल का, ब्यूटाइल अल्कोहल का और एसिटिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है मिथाइल विषाक्तता के उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। द्रव धाराओं में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिकों और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? द्रव धाराओं में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिकों और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर एयर स्ट्रिपिंग और सेटलिंग, फ्लशिंग और क्लोरीनेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाता है क्लोरीनेशन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, OBA से मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। OBA का परिवर्णी शब्द क्या है? मतलब OBA का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका ओरिएंटल ब्लीचिंग एजेंट्स, ऑप्टिकल ब्राइटेनिंग एजेंट्स, ओजोन ब्राइटेनिंग एजेंट्स, ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट्स। तो फिर ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट, ठीक, उनको उज्ज्वल करने का कार्य करता है। अगला है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के सापेक्ष कृषि में दी गई अवधि में 1 टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगी? इस माप को दिया गया शब्द क्या है? वो ग्रीन हाउस पोटेंशियल और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। प्रश्न को ध्यान से देख लें। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के सापेक्ष किसी में दी गई अवधि में 1 टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा? ठीक है, इस माप के लिए दिया गया शब्द क्या है? इस माप के लिए दिया गया शब्द है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, इनमें से सभी। तो जो अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखने का कार्य करता है वो कौन है? ओजोन है। वायु में नाइट्रोजन शरीर के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन को पतला कर देता है, जो खून में ऑक्सीजन को घोल देता है। वायु की सघनता को कम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑक्सीजन को पतला कर देता है। जो वायु में नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन को पतला करने का कार्य करता है। ग्रीन हाउस गैस उपस्थित होती है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ग्रीन हाउस में कौन सी गैस उपस्थित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उपस्थित होती है। और भी कुछ गैसें हैं जो उपस्थित होती हैं। CPCB दर्शाता है कॉमन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्रिटिकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन केयर बोर्ड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ये तो एकदम आपको रटा हुआ होना चाहिए। 1954 में, 1974 में, 1986 में, 1975 में, 1986 में और 1996 में। तो यह करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट पारित हुआ है। किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है? न्यूटन ने, प्रिस्टले ने, लेवाइजर ने या डाल्टन ने? तो किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है? तो ये लेवाइजर महोदय ने प्रेरित किया। निम्न में से कौन सा गलत है? जल प्रदूषण से होने वाला रोग ग्वाइटर, पोलियो माइलिटिस, अमीबी पेचिस और सिलिकोसिस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? जल प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? सिलिकोसिस है। ये हो चुका है आपका मिथाइल विषाक्तता। अगला प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? 21%, 0.03%, 3% और 30%। तो कितने परसेंट होती है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा? 0.03% होती है।
कितनी 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक विकासशील देशों की समस्या, विकसित देशों की समस्या है, भारत की समस्या है, संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है वो संपूर्ण विश्व की समस्या है। अगला प्रश्न है, स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे होता है? फौजी राइफल से, हवाई हमले में रसायन से, लाउड स्पीकर से या रॉक संगीत से। यह भी प्रश्न पूछा गया है फौजी राइफल से, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। पहला आंसर सही है। नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, ओजोन के प्रभाव को कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना है, क्योंकि ये पतला करने का कार्य करता है। अगला है, प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्रहार सार की जगह समय और प्रकार को नियंत्रण करता है? MBO, TQM, JIT और कोनेटिन जैसी अनुषंगिकता उपागम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? JIT मतलब जस्ट इन टाइम। ठीक। प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्राहक की जगह समय और मतलब इसमें क्या होता है, ज़ीरो टाइम मतलब समय, इसमें आपका जो स्टोरेज एरिया है, और जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में, जब प्रबंध के पढ़ेंगे आप, तो उसमें आप देखेंगे तो जो JIT है इसमें क्या करता है, इसको नियंत्रण करता है। संग्रहण की जगह भी, समय भी एकदम कम, और ये अपना बना बनाया माल आपको फ़ौरन अपने ग्राहक को डिलीवर करता है। तो JIT यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। MGNRIGA में कितने दिनों में वेतन रोजगार की गारंटी होती है? ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है? कितने दिनों की रोजगार गारंटी की बात होती है? तो 100 दिनों की। महात्मा गांधी जो नरेगा प्रोग्राम है उसमें कितने दिनों की गारंटी? 100 दिनों के कार्य की गारंटी होती है। कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया? तो कौशल भारत कार्यक्रम श्री मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू या श्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? श्री नरेंद्र मोदी ने। कौशल भारत कार्यक्रम किसके द्वारा? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई? 1952 में, 1953 में, 1954 में और 1956 में। तो राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई? तो राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली 1953 में आरंभ की गई। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, कलेक्टर, कृषि विकास अधिकारी। तो जिला परिषद जो परिषद है उसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है? कलेक्टर होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली मिलकर बनाती है 3 टियर अवस्था से, 4 टियर अवस्था, 1 टियर अवस्था, 5 टियर अवस्था। तो जो पंचायती राज प्रणाली है मैंने आपसे बताया था त्रिस्तरीय होती है, 3 टियर अवस्था से होती है। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ खंडों के द्वारा, सरकार के द्वारा, स्वायत्तशासी निकायों के द्वारा या पंचायती राज के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है पंचायती राज के द्वारा। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण को हम इसी नाम से जानते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1947 में, 1951 में, 1948 में या 1952 में। तो जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है वह 1951 में आरंभ की गई। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आरंभ किया गया था। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संकेतीकृत सामग्री को 2 या 2 से अधिक वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विश्लेषण कहते हैं, सारणीयन कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं या संकेतीकरण कहते हैं। तो उसे संकेतिक वर्गीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गुड एवं हेट का कहना है कि अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत है, ये वैज्ञानिक थ्योरी है, परिकल्पना है, उद्देश्य है या प्रश्नावली है। तो
धारणा की बात कर रहा है, परिकल्पना की बात कर रहा है। पहले से ही हम सोच लिए कि ये सही है या गलत है। हाइपोथेसिस का निर्माण, तो वो क्या है, परिकल्पना है। शोध है, शोध क्या है, बार बार अन्वेषण, किसी समस्या का समाधान करना, वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य को ज्ञात करना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। शोध क्या है, बार बार अन्वेषण है, किसी समस्या का समाधान है, वैज्ञानिक पद्धति के साथ कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य को ज्ञात करना है। तो ये सारी चीज़ें शोध के अंतर्गत, रिसर्च के अंतर्गत आती है। रैंडम सैंपल क्या होता है, हर इकाई के चयन में बराबर मौका मिलता है। शोधकर्ता के पास विभिन्न सामाजिक समूहों को भरने के लिए एक निश्चित कोटा होता है, एक ज्ञान संभावना रणनीति और हर nth यूनिट। तो रैंडम क्या है, तो अगर हम बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग की, तो हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। ठीक है, तो जैसे इकाई है, हर मतलब अलग अलग है, तो उसमें से किसी एक को चुन लिया, ठीक, तो वह रैंडम सैंपलिंग होती है। तो हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। किसी स्थिति में कोई स्क्वायर टेस्ट उचित होता है, काई स्क्वायर टेस्ट उचित होता है। आबादी और नमूना विचरण परीक्षण के लिए, वास्तविक और उम्मीद आवृत्तियों की निकटता का परीक्षण करने के लिए, अपेक्षित परिणाम में प्रयोगात्मक परिणामों के विचलन की डिग्री को मानने हेतु, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट कब उचित होता है, मतलब अपेक्षित परिणाम के प्रयोगात्मक परिणाम के विचरण की डिग्री को मानते हुए, आबादी और नमूना विचरण परीक्षण के लिए, वास्तविक और उम्मीद आवृत्तियों की निकटता का परीक्षण करने के लिए, अपेक्षित परिणाम या प्रयोगात्मक परिणामों के विचलन की डिग्री को मानते हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका ये सारी चीज़ें काई स्क्वायर टेस्ट के लिए उचित होती है। लिंग एवं धर्म के आधार पर जनसंख्या विवरण हेतु केंद्रीय प्रवृत्ति में से कौन से मापदंड सुझाए जा सकते हैं, तो आपका है मीन है, मोड है, मीडियन है और ये सभी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर मोड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। जैसे हमने खुद संकलित किया, किसी और से नहीं लिया है। प्राथमिक कहेंगे, द्वितीयक कहेंगे, प्राथमिक एवं द्वितीयक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, उसको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, जो हमने खुद जाकर के जानकारी इकट्ठा की है, और जो हमें अलग से रिकॉर्ड से जानकारी मिली है वो द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी आंकड़ों का करती है, क्या करती है, संकलन करती है, वर्गीकरण करती है, सारणीयन करती है, या इनमें से सभी। तो जो सांख्यिकी है ये सारी चीज़ों को करती है। स्टैटिक्स में हम संकलन करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर उसकी एक टेबुलाइजेशन भी करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रतिचयन की बात करें, जैसे किसी चीज़ का हम सिलेक्शन जब करते हैं तो किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सामुदायिक, विचरण, परिशुद्धता, जनसंख्या। किसका किया जाता है, विचरण का करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार से प्रतिचयन, किस प्रकार की सूचनाएं, विचरण प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं। स्तरबद्ध नमूना, ठीक है, कई स्टेप्स में, ठीक है, तो इसमें कई लेवल्स में बांट दिया। और शिक्षण संस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी मलिन बस्तियां, या राष्ट्रीय संस्था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि ग्रामीण स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीका जो होता है वो प्रभावशाली होता है। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, संदर्भिका, साहित्य पुनरावलोकन, परिशिष्ट, या भूमिका। तो उसको हम क्या कहते हैं, संदर्भिका कहते हैं। जो किसी भी अध्ययन से संबंधित, जब बाद में हम सब कुछ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम संदर्भिका, मतलब हमने कहाँ कहाँ से चीज़ें ली हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं, तो वो संदर्भिका। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हर्सबर्ग के अभिप्रेरण हाइजीन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हाइजीन कारक नहीं है। कार्यकारी अवस्थाएं, वेतन, पर्यवेक्षक के साथ संबंध, कार्य अपने आप में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है कि हर्सबर्ग की अभिप्रेरण हाइजीन सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कौन सा हाइजीन कारक में उनके नहीं है। कार्यकारी अवस्थाएं भी है, वेतन भी है, पर्यवेक्षक भी है, कार्य अपने आप में या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपीवी त्वचा के नीचे दिया जाता है। आईपीवी का परिवर्णी क्या है। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि आईपीवी का परिवर्णी क्या है। तो उसका परिवर्णी क्या है कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, वारिसला, इनएक्टिवेटेड
पोलियो वायरस वैक्सीन और एंडीजेंस पोलियो वायरस वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पर्टूसिस वैक्सीन। तो IPV जो त्वचा के नीचे दिया जाता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है आपका इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है, अगर किसी व्यक्ति को अचानक रासायनिक दाह हो जाता है तो तुरंत क्या किया जाना चाहिए? अगर किसी एसिड से अगर बर्न हो जाता है तो तुरंत उसको क्या करना चाहिए? तो प्रभावित अंग को हल्के डिटर्जेंट से धोएं और सहायता पहुंचने तक इसकी मालिश करें। प्रभावित अंग पर हल्के गर्म पानी की मात्रा डालें और सहायता पहुंचने तक इसे ढक दें। सहायता पहुंचने तक गर्म पानी की काफ़ी मात्रा डालें, सहायता पहुंचने तक ठंडी पानी की काफ़ी मात्रा डालें। तो उसमें क्या करना चाहिए? जो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कि प्रभावित भाग को हल्के डिटर्जेंट से धोएं और सहायता पहुंचने तक इसकी हल्की हल्की मालिश करते रहें। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मानव दूध में प्रमुख हीमोग्लोबिन निम्न में से कौन सा है? IGF-1, IgA, IgG और IFG-2। देखिए कुछ नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। IgA, सांप द्वारा काटे हुए पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय किस बात से बचा जाना चाहिए? अगर सांप काट लेता है तो घाव को धोना, काटे हुए भाग को स्थिर रखना और दिल के नीचे रखना, 30 मिनट के भीतर चिकित्सक देखभाल प्राप्त करना, काटे हुए भाग पर बर्फ लगाना। तो किस बात से बचा जा सकता है? बचने की बात कर रहा है तो काटे हुए भाग को स्थिर रखना और दिल के नीचे रखना, तो ये तो क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष? तो इसकी अवधि क्या है? 5 वर्ष। इसकी अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत मुआवजा सहित कितने रकम तक के लिए कैश ले सकती है? जिला ग्राहक विवाद जिला स्तर पर पूछ रहा है। 50 लाख है, 20 लाख है, 10 लाख है या 1 लाख है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? आपका 10 लाख यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत मुआवजा सहित कितनी रकम के लिए कैश ले सकती है? तो 10 लाख के लिए। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे, सबको एक ही तराजू में ना तौल दें कि जिला देखा और 20 लाख पे लगा दिया टिक। ऐसा नहीं करना है, पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है, दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई देनी चाहिए? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, इब्रुप्रोफेन और यह सब कुछ दिया जा सकता है। तो वहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? पैरासीटामोल। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल। अगला है, NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? साक्षरता से, स्वास्थ्य से, कृषि से या अपराध नियंत्रण से? तो ये NRHM ये किससे संबंधित है? ये स्वास्थ्य से संबंधित है। जिंक फॉस्फाइड एक जहर के रूप में के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? दीमक के लिए, तिलचट्टा, चूहे, घरेलू मक्खी। किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह चूहे के लिए प्रयुक्त होता है। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि चूहे के लिए प्रयुक्त होने वाला जहर कौन सा है? तो जिंक फॉस्फाइड। अगला है, ड्रॉ शीट का अर्थ क्या है? रबर की चादर, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबर या मोमजाने के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीसरा जो है, रबर या मोमजाने के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर होती है, उसको क्या कहते हैं? ड्रॉ शीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो कोहनी तथा घुटने की कोहनी, इसको इस तरह से याद रखेंगे, जैसे अगर हम अपने हाथ को, जैसे ये हमारा हाथ है, मान लीजिए ये हमारा हाथ है और इस हाथ को हम ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, और घुटने को भी अगर हम ऐसे ही देख लेते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये सीधे सीधे इस तरह से आप भूलेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। नुकीली पट्टी का, लंबी पट्टी का, गर्म सेक वाली पट्टी का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लंबी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टी की आवश्यकता होती है? 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टियाँ या 4 पट्टियाँ? तो सिर पर पट्टियाँ बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। परिचारिका को
को ज्ञान होना चाहिए? कोमल, कोमल तथा हंसमुख, कठोर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछ रहा है कि परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए ना, ये पूछ रहा है स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये नहीं पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला है, कौन सा पहला अर्थशास्त्री था जिसने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का अधिकार दिया? तो रैगनर फ्रिंस्को, मार्शल मॉरिस डब ने या राज ई स्टीडल ब्राइटन ने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? रैगनर फ्रिंस्को ने, जो ऐसा पहला अर्थशास्त्री था जिसने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का अधिकार किया। अगला प्रश्न है, 1 दर्जन केले का मूल्य 10.8 है, तो 1 केले की कीमत क्या होगी? तो आप इसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0.9 है। कितना? 0.9 रुपये। 1 किलोमीटर में होते हैं कितने मीटर होते हैं? तो ये तो बहुत एकदम बच्चों वाले प्रश्न है थोड़ा सा, लेकिन गणित के प्रश्न आ जाते हैं। 1000 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है, प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। 1 टिकट का मूल्य 1.8 था, तो 3 टिकट का मूल्य क्या होगा? इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5.4। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 खाद्य समूह पद्धति। ठीक है, 5 खाद्य समूह पद्धति। मैंने फूड ग्रुप का अलग से वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत तरह से फूड ग्रुप जैसे जैसे डिफाइन किए हैं, तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने फूड ग्रुप को पढ़ाया, एक्सप्लेन किया है। प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज। खाद्य कौन सा है इसमें? उसमें कह रहा है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियाँ, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियाँ और वसा एवं चीनी। ठीक है, तो 5 जो खाद्य समूह पद्धति है उसका नाम पूछ रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज, खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आकार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मसात्करण, आधारीय चयापचय, पाचन हो गया, आहारिकी हो गया। तो यहाँ पर आधारीय चयापचय कहलाता है। क्या है? अघुलनशील और संश्लिष्ट आकार का घुलनशील और सरल आहार के रूप में रूपांतरण क्या कहलाता है? आधारीय चयापचय कहलाता है। बेसल मेटाबॉलिज्म कहलाता, बेसिक मेटाबॉलिज्म कहलाता है। राल क्या है? वर्णक है, रंजक है, रंग है, धागा है। तो राल जो है वो क्या है? एक वर्णक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? तो बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए कि डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। 4, 5, 7, 11 कह रहा है, तो 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी। पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में: अच्छी और बुरी, कुपोषित, अतिपोषित, अपर्याप्त और पर्याप्त, अनुकूलतम और अल्पतम। तो जो पौष्टिक स्थिति है उसको किस तरह से अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किण्वन से क्या बढ़ता है? पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए और कुल प्रोटीन। तो किण्वन से क्या बढ़ जाता है? पाचनशीलता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, क्वाशियारकर रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की, खनिज की, वसा की या प्रोटीन की? तो क्वाशियारकर रोग किसकी कमी से हो जाता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? हृदय संबंधी रोग में, कुपोषण में, मधुमेह में, सुपोषण में? तो कुपोषण में वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, पौष्टिकता की बढ़ोतरी में होने वाली 2 बीमारियां, अधिक पौष्टिकता हो गई तो फ्लोरोसिस और मोटापा, ग्वाइटर और मोटापा, फ्लोरोसिस और ग्वाइटर, और फ्लोरोसिस और कैरेटनिस। तो पौष्टिकता से बढ़ोतरी से क्या हो जाता है? एक फ्लोरोसिस हो जाता है और दूसरा क्या है? मोटापा हो जाता है। फ्लोरोसिस दांत में होने वाली बीमारी है और मोटापा तो ओबेसिटी हम सभी जानते हैं। फिर इम्यूनोग्लोबिन इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? प्रोटीन्स के नाम से, लिपिड्स के नाम से, एंटीजेंस के नाम से, एंटीबॉडीज़ के नाम से।
तो इम्यूनोग्लोबिन जो है वो एंटीबॉडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है अधिक पोषण, न्यून पोषण, कुपोषण या बीमारी। तो शरीर में अधिक पोषण हो जाएगा तो क्या हो जाए, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता अगर दोनों हो जाएगी उससे भी क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाता है। क्योंकि जब पोषण नहीं है तो वो स्थिति कुपोषण की है। खाली कैलोरी से तात्पर्य है शून्य कैलोरी, सिर्फ कैलोरी, न्यूनतम कैलोरी, इनमें से कोई नहीं। तो खाली कैलोरी से तात्पर्य है, सिर्फ कैलोरी से तात्पर्य है। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है। प्रश्न बहुत बार परीक्षा में ये पूछा गया है। तो 4.184, ठीक है। करेक्ट आंसर तो यही है। उसमें बाद 2.184, 3.184 और 5.184। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 4.184 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण भोजन विषाक्तता संचरित होती है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये जीवाणु है जिससे कि भोजन विषाक्तता आपको कहाँ देखने, निम्न के मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में। बिल्कुल सही बात है, डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में ही क्लॉस्ट्रीडियम ये बोटुलिनम जो जीवाणु होते हैं इन्हीं के कारण विषाक्तता हो सकती है। पेट की खराबी, चक्कर आना, उल्टी आना, यहाँ तक कि मृत्यु की भी देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसमें और ऑप्शन भी दिया है, अथपके मांस द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। तो दुग्ध पदार्थ तो इसमें नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिलक्षित करने की विधि है। विकिरण विधि, शुष्कीकरण, धुएं द्वारा और निसंक्रमण द्वारा। तो उसके किसके द्वारा हो जाएगा, यह निसंक्रमण के द्वारा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन हैं? कांच है, धातु है, कागज है या प्लास्टिक है? तो वहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, प्लास्टिक। बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन हैं, वो कौन से हैं, प्लास्टिक हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण। तो हम सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कितने, ग्लूकोज और स्टार्च, दो भागों में इसको बांट सकते हैं। और ग्लूकोज क्या होता है, वो इंस्टेंट एनर्जी, मतलब तुरंत एनर्जी देता है। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है किस रूप में, विकारी खाद्य में, अर्धविकारी खाद्य में, गैर विकारी खाद्य में या सुविधाजनक विकारी खाद्य में? तो शर्करा को किसमें, गैर विकारी खाद्य पदार्थ में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा कि शर्करा को गैर विकारी खाद्य पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिशत दूध अधिक होता है? प्रोटीन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या खनिज में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। किसमें प्रतिशत दूध अधिक होता है, इसमें मतलब सबसे ज़्यादा दूध में किसका प्रतिशत अधिक होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत अधिक होता है। अगला प्रश्न है ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, कैल्शियम और खनिज का, बी ग्रुप विटामिन और कैल्शियम का, बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन का। तो कार्बोहाइड्रेट किसका, ब्रान किसका सबसे अच्छा स्रोत है? तो ब्रान जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? मंड में, सेलुलोज में, एंजाइम में या ग्लाइकोजन में? यकृत किस में बदल देगा? तो यकृत किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। और ग्लाइकोजन में ही यकृत में ही ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है। अगला प्रश्न है लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। सही है, गलत है, असंगत है या संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल सही बात है, जो लैक्टिन्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे किसके लक्षण हैं? पीईएम के, फ्लोरोसिस के, क्वाशियारकर के या सूखा रोग के? तो यहाँ पर जो क्वाशियारकर जो रोग है उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि में भी अभाव होता है, चिड़चिड़ापन आता है, त्वचा बिल्कुल बूढ़े व्यक्ति की तरह हो जाती है, बाल बिल्कुल भूरे भूरे से हो जाते हैं। तो ये क्वाशियारकर से, ये प्रोटीन प्लस एनर्जी मालन्यूट्रिशन से होता है। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं?
डाइपेप्टाइड्स में, ट्राइपेप्टाइड्स में, या अमीनो एसिड्स में, या पॉलीपेप्टाइड्स में। तो करेक्ट आंसर क्या होता है? प्रोटीन मुख्यतः किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो इसकी तो जो वही है, जो यूनिट ही है वो क्या है? अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड। अगला प्रश्न है सड़ी हुई और, यहाँ अंतिम प्रश्न है ये, सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पाया जाता है? प्रोटीन्स, लिपिड, स्टार्च और विटामिन। तो कौन सा घटक पाया जाता है? प्रोटीन नामक घटक पाया जाता, प्रोटीन से होता है। तो इसी के साथ आपका पूरा 125 क्वेश्चन आज मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। बच्चों ने कहा भी था कि ज़्यादा क्वेश्चन आप मैम करा दीजिए, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, थोड़ा जल्दबाजी हो गई, थोड़ा सा जल्दी हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर होंगे आंसर। ठीक है, तो ये होने के बाद अब इसके बाद टॉपिक वाइज आपका चलेगा, और सबसे पहले स्टार्ट मैं एक्सटेंशन से ही करूँगी। तो ओके, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें आप लोग, कमेंट करें, लाइक की संख्या कम रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, कीप लर्निंग, बाय।